तो इसी आधार पे सेकंड प्रश्न को देखते हैं। सेकंड प्रश्न में क्या बोला, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया। टोटल कितने विद्यार्थी थे? 10 विद्यार्थी थे। क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी। मतलब कि जितनी लड़कियां थी वो लड़कों से कितने अधिक थी? तो 4 अधिक थी। इस चीज को बोला। तब लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्या रही होगी, और इसको सॉल्व करना है किससे? आलेख विधि से। आपको अलग से लिख के देगा कि आलेख विधि से हल कीजिए करके। तो इस प्रश्न के आधार पे हम लोग बनाते हैं। मैं पहले यहां तक पूरा सॉल्यूशन लिख दिया हूं, इसका पहले से ही लिख दिया कि इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे बनने वाला है। तो हल, माना लड़कों की संख्या क्या है? x तथा लड़कियों की संख्या क्या है? y है। अतः प्रश्नानुसार देखो, लड़के हैं और लड़कियां हैं, दोनों मिलाकर कितने हैं? 10। तो लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो ये कितना x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिलने वाला है? 10 मिलेगा यहाँ पर, और y इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये 10 माइनस एक्स, पक्षांतर करने से। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण। इसी आधार पे अब प्रश्न के अनुसार दूसरा समीकरण बनाते हैं। देखो, आप लड़कियों की संख्या को किससे प्रदर्शित किया हो? y से। y x का कितना अधिक है? तो 4 अधिक है। x मतलब लड़कों से अधिक लड़कियां कितनी है? 4 अधिक। तो ये हो गया आपका लड़कों की संख्या, उसमें 4 अधिक किसके बराबर आएगा? लड़कियों की संख्या के। अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 4। ये हो गया आपका समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में अब आप क्या कर रहे हो? आलेख विधि से हल कर रहे हो, इसलिए समीकरण 1 में हम लोग x का मान कुछ रखेंगे। अब मैं x का मान अगर मैं 0 रखता हूं, समीकरण 1 में x का मान 0 रखता हूं, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? समीकरण 1 में 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 इक्वल टू 10। x का मान 0 रखने पर y का मान कितना मिल रहा है? 10। x का मान 5 रखूंगा यहां पर, तो 10 माइनस 5 कितना दे देगा आपको? 5। तो x इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 5। और मैं बोला कि आपको कम से कम 2 बिंदु निर्देशांक चाहिए जिसके कारण आप क्या रेखा को खींच पाओ। तो रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु मेरे को मिल चुके हैं। आप चाहो तो इसके आगे और जा सकते हो कि x इक्वल टू -5 रख दो, फिर y का मान और कुछ आपको मिलेगा। इस प्रकार मैं क्या है 2 ठोक चीज को किया हूं, अभी 2 मान लिया, तब अपने को बिंदु निर्देशांक मिले 2 बिंदु निर्देशांक। पहले समीकरण के लिए वैसे समीकरण 2 के लिए बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए क्या है? y इक्वल टू x प्लस 4। x का मान मैं क्या रखा हूं? 0 रखा हूं। तो x का मान अगर यहाँ पे 0 रखूंगा तो y का मान क्या मिल जाएगा? 0 प्लस 4। y का मान क्या मिल जाएगा? 0 प्लस 4। 0 प्लस 4 मतलब कि 4। ठीक है। अब x का मान अगर 2 रखता हूं मैं यहाँ पे, आपकी इच्छा, आप क्या रख रहे हो? 1 रख रहे हो तो भी चलेगा। 2 रखते हैं यहाँ पर, 2 रखा मैं यहाँ पे। यदि x बराबर 2 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा? y बराबर 2 प्लस 4। 2 प्लस 4 मतलब कि 6। अतः x प्लस y, अब इतना तक आप किसके लिए कर लिए हो? आप समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए बना लिए। अब बारी है समीकरण 1 का सारणी बनाना। चाहो तो आप समीकरण 1 को सॉल्व करते हो टोटल, उसके जस्ट बाद क्या कर सकते हो? सारणी बना सकते हो। ठीक है, मैं सारणी को अलग से बना दिया हूं दोनों समीकरणों के लिए। समीकरण 2 को हल किए, अतः x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए सारणी, x प्लस वाई के लिए बोल रहा हूं ना मैं। आप क्या क्या निकाले? x का मान आप 0 रखे तब y का मान क्या मिला? 10। x का मान 0 रखे तो y का मान कितना मिला? 10। वैसे x का मान 5 रखे तो y का मान कितना मिला? 5 रखे तो y का मान कितना मिला? 5। और जाते हैं अब इसके लिए क्या बनाए थे? दूसरे समीकरण के लिए, समीकरण 2 के लिए 0 रखे थे तब y का मान 4 मिला, तो 0 रखे थे तो y का मान 4, और x का मान अगर 2 रखे तो y का मान कितना मिला? 6। x का मान 2 तो y का मान 6। अब इन बिंदु निर्देशांकों को मेरे को कहाँ पे प्रदर्शित करना है? आलेख में प्रदर्शित करना है। तो आलेख में प्रदर्शित करने पर कैसा होगा? देख रहे हैं कि y का अधिकतम मान क्या है? 10 है। y का अधिकतम मान 10, हर 1 सेंटीमीटर को आप 10 तक अगर बढ़ाओगे तो फिर आपका ग्राफ पेपर बहुत जगह घेर लेगा। इसलिए मैं क्या किया हूं? हर 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर के बराबर माना हूं। अर्थात यहां पे पैमाना मैं क्या उपयोग किया? पैमाना x अक्ष में एक
सेंटीमीटर बराबर कितना माने आप 2 सेंटीमीटर, वैसे ही y अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माने 2 सेंटीमीटर। तो दिख रहा है जैसे कि x इक्वल टू 0 है तो y का मान कितना है 10 है, y का मान 10 यहां पे मिल रहा है और इसी जगह में x का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया x का मान 0 और y का मान 10, तो इसको कैसे लिखेंगे 0,10 के रूप में लिखेंगे। वैसे ही इधर आगे मैं इसलिए नहीं बढ़ाया माइनस के रूप में, इसलिए आगे और नहीं बढ़ाया क्योंकि आपको माइनस में कोई मान मिला नहीं है, इसलिए इधर कोई वैल्यू आने की संभावना है भी नहीं, इसलिए आगे अब देखते हैं। जब x का मान 5 है तो y का मान भी क्या है 5 है। 5 कौन सा है ये वाला पॉइंट है, तो इसको क्या किया जाए आगे ऐसी समांतर, किसके समांतर x अक्ष के समांतर इसको आगे बढ़ाया जाए। अब उसके बाद देखते हैं इधर 5 मिला, y का मान भी क्या मिला 5, तो फिर यहां से फिर इसको ऊपर ले जाएंगे किसके समांतर y अक्ष के समांतर, तो आपको कौन सा लाइन मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से लाइन मिलेगा। यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, ये यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पर आया 5,5, ये बिंदु किस को दर्शाएगा, तो ये दर्शाएगा 5,5 को, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, 5,5 को दर्शाएगा, ये दर्शाएगा 0,10 को। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में, इसके लिए देखते हैं, इसके लिए हम लोग रेड पेन यूज कर लेते हैं। फिलहाल इसको दोनों को मिलाना है, रेखा बनाना है पहले, तो इसको दोनों को मिलाते हैं। तो अब दूसरे समीकरण के लिए रेखा खींचते हैं। दूसरा समीकरण हम लोग का क्या है, जब x इक्वल टू 0 है तो y का मान क्या है 4 है, मतलब कि यहाँ पर वो बिंदु मिलेगा जहाँ जो किस मान को दर्शाते रहेगा, x का मान 0 और ये x का मान क्या हो जाएगा 0 और y का मान 4, तो यहाँ पे 4 0 और 4 इसके बगल में यहाँ पे लिखना है ना। और उसके बाद क्या चीज है, x का मान अगर 2 है तो उस समय y का मान क्या मिलने वाला है अपने को 6 मिलने वाला है, तो x का मान कितना 2 बोले और y का मान 6, तो y के मान को ऐसे बढ़ाएंगे हम लोग x अक्ष के समांतर, वैसे ही 2 को हम लोग बढ़ाएंगे y के समांतर, ऐसे ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ये कहाँ पे मिल रहा है यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो ये बिंदु किसको दर्शाएगा, जो प्रतिच्छेद किया वो दर्शाएगा 2 और 6 को, तो यहाँ पे क्या आया 2 और 6, या यहाँ पे ना डाल के इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 2 और 6। अब जो 2 बिंदु मिला है उन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं अगर, तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। तो ये जो रेखा है ये आगे जब जाएगा तो ये जो रेखा है ये रेखा किसको प्रदर्शित करेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 को, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 जो समीकरण 2 है उसको प्रदर्शित करेगा। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 के लिए कौन सा हो गया, ये जो रेड कलर में जो रेखा बनाया हूं मैं वो किसको प्रदर्शित किया, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 को। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है आप देख सकते हैं, ये प्रतिच्छेद कर रहा है यहां पर, और इसका मान क्या दिख रहा है एकदम बराबर बना है, देख सकते हैं यहां पर ये क्या मिल रहा है 7, y का मान कितना मिल रहा है 7, जबकि x का मान क्या मिलने वाला है अपने को 3, ये 3 है ना, ये 3 है और ये क्या है 7, तो यहाँ पे क्या मिला 3 और 7। तो ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है वो किसको किसको दर्शाया, x के मान 3 और y के मान 7 को। x आप किसको माने थे, x माने हो आप लड़कों की संख्या को और y माने हो आप लड़कियों की संख्या को। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या कितना है 3 तथा लड़कियों की संख्या, तथा लड़कियों की संख्या 7 है। ठीक, तो इतना सॉल्यूशन है आलेख विधि से। एक बार देख लेते हैं वज्र गुणनखंड विधि क्या है। वज्र गुणनखंड विधि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं ताकि ये आगे के कक्षाओं में मैथ्स लेने वाले स्टूडेंट को आगे के कक्षाओं में इसका जरूरत पड़ सकता है। तो इसको लिखते हैं, क्या क्या दिया है आपके पास समीकरण, इसको बनाने का विधि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ रफ के रूप में। तो यहाँ पे लिखा मैं x, ये लिखा y
और यहां पे डाला 1। x के नीचे मेरे को क्या लिखना है और y के नीचे में मेरे को क्या लिखना है, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बस उसका सॉल्यूशन एक तरीका है कि ऐसे ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब देख रहे हैं 2x माइनस 5y इक्वल टू क्या दिया है, -8। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है इस समीकरण में, 2 और 1। तो x के गुणांकों को छोड़ेंगे और x के नीचे में लिखेंगे किसको, y, और ये जो c का गुणांक है उसको। तो पहले तो ये समीकरण को एडजस्ट किया जाए। समीकरण क्या दिया है, 2x माइनस 5y इक्वल टू -8। तो ये बन जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू प्लस 8 इक्वल टू 0। पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को इक्वल टू करेंगे किसके, 0 के। तो समीकरण को मैं पहले इक्वल टू किया किसके, 0 के। वैसे एक समीकरण दिया है x माइनस 4y इक्वल टू -7। इस -7 को इस पर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं x का गुणांक क्या है, 2 है, x का गुणांक क्या है, 1 है। इसको छोड़ना है, कब छोड़ना है, x के नीचे में लिखते समय। x के नीचे लिखते समय यहां पर मैं क्या लिखूंगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिखूंगा y का गुणांक। y का गुणांक क्या है, -5 और ये -4। उसके बाद बारी आएगा इसका, तो ये +8, यहां पर क्या लिखे, +8 और +7, तो यहां पे लिखे +7। ठीक, अब देख रहे हैं y के नीचे में किसको छोड़ना है, y के नीचे में y वाले को छोड़ना है। आप लिख चुके हो 8 और ये 8 और 7 को लिख चुके हो। अब किसकी बारी है, फिर से 2 और 1 की। तो यहां पे क्या लिखाएगा, 2 और 1। ठीक है, y के नीचे में हम लोग किसको नहीं ला सकते, -5 और -4 को। तो y के नीचे में आपको -5 -4 नहीं दिख रहा है। x के नीचे में हम क्या नहीं ला सकते, 2 और 1 को। तो इसके नीचे में 2 और 1 नहीं दिख रहा है। वैसे ही 1 के नीचे में 8 और 7 नहीं रह सकता, इसलिए 2 1 के बाद अब किसकी बारी है, -5 -4 की। ठीक है, यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर आगे देखिए क्या किए, x के नीचे में x का गुणांक नहीं रखना है, y के नीचे में y का गुणांक नहीं रखना है। x के नीचे में x का गुणांक क्या है, 2 और 1, इसको बस छोड़ के क्या रख दिए हम लोग, -5 और -4, -5 -4। फिर आगे +8 +7, तो +8 +7। फिर उसके आगे जब जाएंगे तो 8 और 7 है। ठीक, अब इसके बाद किसका बारी आने वाला है, फिर से बारी आने वाला है किसका, 2 और 1 का। क्या क्या बोले, x के नीचे में x का गुणांक नहीं रखा जा सकता, इसलिए क्या रखे, y के गुणांक और ये c का गुणांक। c मतलब c का मान रखे। c कौन सा है, 8 का मान और 7 का मान। तो 8 और 7 रखे। वैसे 8 है, फिर 7 है, 8 7। अब किसकी बारी है, तो 2 और 1 की। तो 2 और 1 को रखे। फिर उसके बाद 1 के नीचे में क्या रखाएगा, तो ये 2 1 रखे थे। फिर किसकी बारी है अब, -5 और -4 की। तो -5 और -4 को रखे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का गुना करना है। ठीक है, वैसे इसका और इसका गुना करना है, फिर इसका गुना इसके साथ करना है और आपस में इसको क्या करना है, इक्वल करना है। ये पूरा का पूरा किसके नीचे में है, x के नीचे में। तो आगे सॉल्यूशन क्या होगा, x डिवाइडेड बाई, नीचे में ना, तो इस x के नीचे में क्या चीज आएगा, 5 -5 गुना 7, -5 गुना 7, वैसे -4 गुना 8, -4 गुना 8। ठीक है, 7 का गुना -5 से, 7 का गुना -5 से, 8 का गुना -4 से, तो 8 का गुना -4 से। और इन दोनों के बीच में क्या लगाना है आपको, माइनस। वैसे इधर करेंगे, ये बराबर हुआ y के बटे में 8 का गुना 1 से, तो 8 गुना 1, 7 का गुना 2 से, 7 गुना 2। दोनों के बीच में क्या लगाना है, फिर से माइनस लगाना है। इधर भी वैसे क्या हो जाएगा, 1 के बटे में क्या लिखेंगे, -4 गुना 2, तो 2 गुना -4, फिर 1 गुना -5, 1 गुना -5। अब दोनों के बीच में क्या लगना है, माइनस लगना है। तो क्या लगा है, माइनस। सॉल्यूशन बहुत सरल है, बस थोड़ा सा रटने वाली बात आता है यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 5 7 35 का -35 आएगा, है ना।
फिर ये माइनस 8 चौक 32, लेकिन ये आएगा माइनस में, और ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस 32 बराबर y डिवाइडेड बाई 8 है कम, 8 माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। फिर आगे जब जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 चौक 8 किसमें माइनस में, 5 है कम 5 माइनस में, लेकिन इस माइनस के साथ वो बन जाएगा प्लस, तो ये मिल गया अपने को -8 + 5। आगे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई -35 + 32 आपको क्या देगा -3 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 8 - 14 क्या देगा -6 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई -8 + 5 आपको क्या दे देगा -3। अब इस चीज को हम लोग जानते हैं, जब तीन राशियां एक दूसरे के बराबर हो तो किसी एक राशि को दूसरे के बराबर या तीसरे के बराबर किया जा सकता है। मैं क्या कर लेता हूं, इस x डिवाइडेड बाई -3 को एक बार इक्वल कर लेता हूं इसके, ठीक है, तो यहां पे कर रहा हूं, कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाई -3 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई -3, 1 डिवाइडेड बाई -3, इधर का 3 और इधर का -3 कैंसल आउट हो गया, अपने पास x का मान कितना मिला 1, ये अपना आंसर हो गया। तो इस समीकरण में x का मान कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहा हूं मैं। वैसे इधर के लिए क्या कर लेते हैं, अब इसको इक्वल कर लेते हैं, तथा y डिवाइडेड बाई -6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस और माइनस कैंसल आउट, यहाँ पे 2 आया, ये 2 इसके साथ गुना होगा, तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 2, ये अपना एक और आंसर। तो x का मान क्या मिला 1 मिला, जबकि y का मान क्या मिला 2 मिला। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदे में रहोगे। ये गणित का एक बेसिक नियम है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ने वाला है, आपका गणित उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और हर विभाग में आने वाले समय में, आप अभी 10th में हो, आने वाले समय में आपको गणित का बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। हर एक एग्ज़ाम, आजकल नौकरी परसेंट के बेस में नहीं मिलता है, आपको कंपटीशन एग्ज़ाम देना पड़ता है, और कंपटीशन एग्ज़ाम में फिर से कहाँ का गणित घूम के आना है, कहाँ का विज्ञान घूम के आना है, और कहाँ का अंग्रेजी ग्रामर घूम के आना है, तो वो सब आएगा आपके 10th लेवल तक का। इस चीज़ को ध्यान से दिमाग में रखिए, उसके हिसाब से आप पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।